साथियों, हम एक नए लोकसभा क्षेत्र में आप बात कर रहे हैं। आज हम हिसार लोकसभा क्षेत्र है जो हरियाणा का है, उस लोकसभा क्षेत्र से सुखबीर सिंह जी उम्मीदवार हैं सीपीआईएम के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के। तो आज हम इस लोकसभा के मुद्दों के बारे में समझेंगे, क्या एजेंडा है, किन मुद्दों को लेकर के सुखबीर सिंह जी मैदान में हैं, चुनावी मैदान में हैं। तो हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सुखबीर सिंह जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपका जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें जो है क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडा है, किन एजेंडों को लेकर के आप चुनाव मैदान में हैं? एक तो हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है हिसार का, वो मुख्य तौर पर किसानी और मजदूरों के जो आंदोलन है उनका गढ़ रहा है एक प्रकार से पिछले कई साल। अच्छा। निरंतर जो है किसानी और मजदूरों के आंदोलन यहाँ पर रहे। मुख्य तौर पर ये इलाका क्योंकि राजस्थान के साथ चलता एक अच्छा खासा हिस्सा है। आधा इलाका इसका जो है वो सिंचित है और करीब इतना ही इलाका जो है वो अर्ध सिंचित या असिंचित कह सकते हैं। पानी की बड़ी भारी तंगी अच्छे खासे हिस्से में है क्योंकि पूरे का पूरा इलाका जो है नहरी पानी की टेल पर पड़ता है। तो निरंतर एक आंदोलन हमारे लाल झंडे के नेतृत्व में नहरी पानी के सवाल को लेकर रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के मौके पर भी हमारा जो है निरंतर किसानी के सवालों को लेकर एक आंदोलन, प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हुई उसके मुआवजे को लेकर आया, जिसमें हजारों की संख्या में किसानों ने हिस्सेदारी की है। इसी तरीके से निर्माण मजदूरों का है कि आपका आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, सफाई कर्मचारी, गांव का चौकीदार, अलग अलग जगह काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके सवालों को लेके भी काफी बड़े बड़े मूवमेंट जो है हिसार के अंदर जो है वो लड़े गए हैं। यहाँ से एग्रीकल्चर फार्म है, आसपास 7 सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्म है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के फार्म है। उनके मजदूरों को भी पक्का करवाने को लेके, जो कैजुअल लेबर थी या फिर डेली पेड लेबर थी, उनको पक्का करवाने को लेके भी लाल झंडे के नेतृत्व में एक लंबा आंदोलन हमारा रहा है। और उन्हीं आंदोलनों के मद्देनजर, उन्हीं सवालों को लेके ये चुनाव के बीच में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसमें मुद्दे क्या क्या है? आप थोड़ा, जैसे अब ये तो आपने आंदोलन के मुद्दे बता दिए, मगर ये एक्चुअल लोकसभा चुनाव है, ये देश भर का मतलब देश भर की संसद है जिसमें आपको जाना है। तो इसमें जो आपके जो पॉलिटिकल राजनीतिक सवाल क्या हैं? सीधे तौर पर हम तो ये बाकायदा नारा पूरे देश के अंदर पार्टी ने दिया है कि पिछले 5 साल में भाजपा का राज बढ़ने के बाद जिस तरीके की हालात जो है वो बहुत बदतर हुई है किसानों की और मजदूरी की, तो सीधा स्पष्ट नारा सबसे पहला तो ये है कि भाजपा को हराओ, वामपंथ की, लेफ्ट की ताकत जो है वो संसद के अंदर मजबूत करो और देश के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बने। इस नजर से भी हम लोगों के बीच में, चुनाव के बीच में लोगों के बीच इस बात को हम लेके जा रहे हैं। क्योंकि भाजपा के राज बढ़ने के बाद तो जो नारा ये लोग देके आए थे, असल में ठीक उसके विपरीत काम कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई है। नारा तो था लागू करेंगे, लेकिन कोई इसके ऊपर आगे कदम नहीं बढ़ा। 1.5 गुना दाम देने की बात करते थे। अगर अभी हम पूरे देश की चर्चा हम ना करें, क्योंकि मैं हिसार लोकसभा के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो हरियाणा की भी अगर हम बात करें, 4200 रुपए जो है वो सरसों का रेट सरकार द्वारा घोषित रेट है। लेकिन आज सरसों जो है 3100, 3200, 3300 रुपए ये। और निर्णय अगर आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बात है, स्टेट गवर्नमेंट के भी अगर हम निर्णय देखेंगे, अभी चुनाव से ठीक पहले अरावली का एरिया है जिसके ऊपर प्रतिबंध था कि जमीनों का उस तरीके से खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, बेच नहीं सकती। सरकार एक नया जो है वो एक प्रस्ताव लेके आई जिसमें उन्होंने छूट दे दी थी या ऑफिशियल निर्माण जो हुए हैं उसको लीगल घोषित कर देंगे, जिसके ऊपर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। मतलब पूरे तौर पर किसानी के खिलाफ, मजदूरों के हक के जो कानून थे उनको सरकार ने बदल दिया विधानसभा में। और न सिर्फ सरकार ने बल्कि विपक्ष भी उसके साथ ही खड़ा था इस मसले को लेके। तो कुल मिला के आप जो निर्माण मजदूरों का देख लो, ऑनलाइन कर दिया इन्होंने। 427-28 स्कीमें हैं हरियाणा की जिसको इन्होंने ऑनलाइन कर दिया सबको। अब भटक रहे हैं लोग, उनका डाटा ऑनलाइन, रिकॉर्ड उनका मिल नहीं रहा है, परेशान है। पेंशन का, चाहे राशन का मसला है, चाहे आवास का सवाल है, इन सारे सवालों पर जो है हालात जो है पहले से वो लोगों की बदतर हुई है, बेहतरी नहीं हुई है। पूरे देश के स्तर पर भी आप देखोगे तो सब्सिडी खाद के ऊपर मिलती थी, वो बंद कर दी। 500, 550 रुपए जो है डीएपी जो खाद फसलों के अंदर डालता है किसान, उसका रेट 1450 रुपए पे चला गया। यूरिया का जो बैग है खाद का, उसका जो है वजन घटा दिया, रेट ये दिख रहा है कि वही है। अनेक इस तरीके के सवाल हैं जिनको लेके
हम लोगों के बीच में चुनाव में जा रहे हैं और ये लोगों को कह रहे हैं कि लेफ्ट की ताकत, क्योंकि लेफ्ट जो है लाल झंडा लोगों के संघर्षों में साथ रहा है, वो अगर संसद के अंदर भी जाता है तो वो जाहिर तौर पर उनकी लड़ाई जो है वो मजबूत होगी। और भाजपा को हराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाजपा अगर दोबारा सत्ता में आती है तो किसानी के, मजदूरों के हक के जो कानून कुछ बचे हुए भी हैं उनको सिरे से वो खत्म करेगी और सीधे तौर पर पूंजीपतियों की परस्त पार की है। मैं अगर हरियाणवी में कहूँ तो पाया में पड़ी है पूंजीपतियों से देश की सरकार। ऐसी एक स्थिति बनी हुई है जिसके खिलाफ जरूरी है भाजपा को हराना। और क्योंकि वो हरियाणा के अंदर एक नए तरीके का प्रयोग वो लोग कर रहे हैं। यूथ के नौजवानों की जो है स्थिति और उसके क्या सवाल है? यूथ मैं इसके साथ ही जोड़ के कहूंगा, मैं मतलब हरियाणा में एक नया प्रयोग कर रहे हैं। जब यहाँ पे सांप्रदायिक उस तरीके से नहीं चल पाया, मतलब अब हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चल पाया, कोशिश की उनने, आप भी कार्य कर रहे हैं, तो एक नए तरीके से लोगों के बीच में जातिगत आधार पर विभाजन करने की इच्छा उनकी है। और ऐसी स्थिति में लोगों को जरूरत इस बात की है कि वो अपनी एकता को मजबूत रखें और फूट डाल के लोगों के बीच में लूट की, फूट की और झूठ की जो राजनीति है उसको परास्त करें। क्योंकि सवाल सिर्फ किसानी का, मजदूरों का, युवा उनके अंदर भी, आप जो युवाओं का सवाल उठा रहे थे, हरियाणा की सरकार ने कहा था हम 2 लाख नौकरियां देंगे, देश की सरकार कह रही थी हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हम हरियाणा को ही अगर उठा लें, उन्होंने अभी ग्रुप डी की नौकरियों की भर्ती निकाली जिसमें 18,000 लोगों को भर्ती करने का इन्हें वो किया। अभी तक उसमें से 10,000 लोगों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया है, क्योंकि हालात ऐसी बनी हुई है। 18 लाख लोगों ने 18,000 के लिए अप्लाई किया था, 18 लाख लोगों ने, और उनमें MA, BA, PhD, MTech किए हुए नौजवान हैं जिनको आपने चपरासी लगा दिया और कह ये रहे हैं कि हमने नौकरियां दे दी। उसके बदले में जो पहले से आउटसोर्स पर लगे हुए थे 14-15 हजार कर्मचारी, उनकी छुट्टी करने की तैयारी कर ली सरकार ने। नौकरियां देने की बजाय ढिंढोरा पीटा जा रहा है जैसे हमने नौकरियां दे दी, जबकि अलग अलग महकमों के कई लाख पद हैं जो खाली पड़े हैं अकेले हरियाणा के अंदर। देश का चुनाव, देश की भी अगर बात करें, देश में करोड़ों की संख्या वो मिलेगी। हरियाणा के अंदर कई लाख पद हैं जो खाली पड़े हैं, उनको सरकार भर्ती नहीं कर रही। तो युवा भी दुखी है, मतलब वो पढ़ गया इतना, उसको नौकरी दे रहे हो आप चपरासी की। आप भी कह रहे हैं कि ग्रुप डी की, नाम बहुत सुंदर लगता है ग्रुप डी, पता नहीं क्या नौकरी होगी। जब वो जा रहा है स्कूल में जाके, वो जब उसको पढ़ाना था वहीं पे लेक्चरर बनना था, तो वो चपरासी का काम कर रहा है। तो जाहिर तौर पर हमारी लड़ाई निरंतर, चाहे वो रोजगार का सवाल है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा का मसला है, चाहे वो किसानी के सवाल है, चाहे शिक्षा का, स्वास्थ्य का मसला है। मतलब यहाँ तो हालात ऐसी बना दी इन लोगों ने। आप देखिए, अब ये कह तो रहे हैं आयुष्मान भारत के तहत सबको इलाज मिलेगा, कार्ड बनवाओ अपना, 5 लाख तक के इलाज का प्रबंध होगा। अब लोग अपने कार्ड बनवा लिए, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जब जाते हैं तो उनका इलाज के लिए वो हॉस्पिटल वाले कह देते हैं सरकार के पास ही जाओ, कोई पैसा नहीं है इसमें। हम ये कह रहे हैं भाई क्या मतलब है प्राइवेट हॉस्पिटलों को मजबूत करने का? अब ये करोड़ों रुपया जो है वो सरकारी क्षेत्र के ऊपर लगाओ। गांव की PHC, CHC जहाँ पर खुली हुई है उनके अंदर पैसा खर्च करो, वहाँ पर डॉक्टर बैठे, मशीनरी हो, लोगों के इलाज का प्रबंध हो। यहाँ तो इन 1500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, और भी योजना है उनको बंद करने की। पूरे देश के स्तर पर नीति आयोग तो कह ही यही रहा है कि आपको सरकारी जो स्कूल है उनकी जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के ये सारे ढांचे को प्राइवेट क्षेत्रों में सौंपना चाहते हैं, और प्राइवेट की हालात ऐसी है। अभी पिछले दिनों ही गुड़गांव का एक हॉस्पिटल था फोर्टिस, उसका एक केस हमारे सामने आया। 20 लाख रुपए ले लिए डेंगू उतारने के, छोटे बच्चे के। बच्चे को नहीं बचाया उन्होंने, बच्चे की मौत हो गई। जबकि सरकारी क्षेत्र के हॉस्पिटल आप देखोगे, बड़ी से बड़ी बीमारियों को सरकारी क्षेत्र ने मिटाया है। पोलियो को भी लगभग वो खत्म कर चुके। प्राइवेट क्षेत्र की भूमिका उसमें नहीं है। तो ये सरकार जो है सीधे तौर पर निजी कंपनियों के हवाले देश को करने पर तुली हुई है, जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। उसी लड़ाई को हम चुनाव के अंदर लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं और लेफ्ट के प्रति समर्थन मांग रहे हैं। ये एक बात बताओ थोड़ा, ये जो नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादे किए थे देश के सामने, और 2015 में आज क्या स्थिति, आपका क्या आकलन है इस विषय पे? देखिए, मतलब अगर ये वायदे किए हुए लोगों ने पूरे किए होते तो ये चुनाव उसी के ऊपर लड़ते। अब चुनाव ये जिस तरीके से देखिए, फर्जी राष्ट्रवादी भावनाएं जो भड़का के ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। चाहे पुलवामा का मामला है, आप देखिए हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी, उसका इस्तेमाल जिस तरीके से ये राजनीतिक तौर पर करना चाहते हैं, नाम ले रहे हैं देश की सुरक्षा का। मैं कह रहा हूँ सुरक्षा सिर्फ देश की जो है वो बॉर्डर की सुरक्षा का मसला नहीं है।
हाँ। वो सुरक्षा रोजगार की भी करनी पड़ेगी युवा की। वो सुरक्षा, किसान आत्महत्या कर रहा है तो किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है, उसकी सुरक्षा का प्रबंध भी करना पड़ेगा। ये अगर इन्होंने काम किया होता तो ये उसी के ऊपर चुनाव लड़ते। ना इन्होंने रोजगार का सवाल जो उठाया था वो पूरा किया। 15 लाख रुपए कह रहे थे लोगों के खाते में आएंगे, कट जरूर गए लोगों के खाते से, किसी के 99, किसी के 130, किसी के 145, पैसा किसी के खाते में नहीं आया। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, आप देखिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ जो है गैंगरेप तक की घटनाएं हैं। हरियाणा का तो बीजेपी के अध्यक्ष का बेटा लड़की के साथ छेड़खानी में पकड़ा जाता है। तो कहाँ इन लोगों ने मतलब जो वायदे थे रोजगार के सवाल को लेके था, जो किसानी के सवाल को लेके था, चाहे दलितों पिछड़ों की रक्षा करने का मामला था, तमाम के अंदर ये लोग जो है वो फैल हुए हैं। इसीलिए उनको पराजय चुनाव नहीं लड़ रहे, इसलिए फर्जी राष्ट्रवाद की भावनाएं भड़का के लोगों को जो है उस तरीके से अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आखिरी में ये जो व्यापारियों का सवाल है जिसमें एफडीआई, जीएसटी और नोटबंदी ये सारा एक सीक्वेंस में हुआ, क्योंकि एफडीआई के ऊपर तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव के पहले वैसे ही रहते, फुटकर व्यापार में लाएंगे, बड़े बड़े आंदोलन किए इन्होंने, और उसके बाद बदली हुई है स्थिति। आप देखिए, हाँ, अब एक तरफ तो ये कह रहे थे कि हम जो है ये खुदरा व्यापार के अंदर विदेशी निवेश नहीं आना चाहिए। हाँ। ये प्रदर्शन भी इनकी सुषमा स्वराज, अलग अलग लोग इनके बीजेपी के प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब ये राज में आए तो इन्होंने न सिर्फ खुदरा व्यापार में बल्कि रक्षा क्षेत्र में, आपका रेलवे में, निर्माण के क्षेत्र में पूरी तौर पर छूट एफडीआई को दे दी। अब इसकी हालात ये बनेगी, मैं ये कह रहा था कि ये एक तरफ तो जब सरकार में नहीं थे तब तो ये एफडीआई का विरोध करते हैं, और जब ये लोग सत्ता में आ गए तो आपका जो रक्षा क्षेत्र है, चाहे आपका निर्माण का क्षेत्र है, चाहे खुदरा व्यापार का है, अंदर जो है ये लोग जो है वो लेके आ रहे हैं। असलियत में आप देखिए, जब ये लोग सत्ता में नहीं होते हैं तो ये विरोध ही करते हैं खाली, जबकि नीति इनकी भी वही है जो पहले की सरकार है। नीतियों के मामले में कोई फर्क नहीं है, न कांग्रेस का और न बीजेपी का। इसलिए हरियाणा में और पूरे देश में हमने ये नारा दिया है कि सिर्फ नेता बदलने से बात बनने वाली नहीं है। नीतियां जब तक देश की जनता के हित में नहीं बदली जाएंगी तब तक लोगों का भला नहीं हो सकता। और वो जो नारा के लोग देके गए थे अच्छे दिन आएंगे, जब तक लोगों के पक्ष में नीतियां नहीं बदली जाएंगी तब तक अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। अच्छे दिन इनके राज में आ किसके रहे हैं? अच्छे दिन आ रहे हैं देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों। मतलब आप देखिए 73% जो संपदा है देश की, उसके ऊपर 1% लोगों का कब्जा हो जाता है। करोड़पतियों की संख्या बढ़ जाती है, लगभग दोगुनी करोड़पतियों की संख्या देश के अंदर हो जाती है। तो वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि सरकार जो है वो गरीब आदमी की गर्दन के ऊपर मतलब अंगूठा रख के देश के मौका दे रही है। साथ ही एक मेरा सवाल और बताइए, आवारा पशु वाला सवाल हरियाणा में भी है क्या किसानों का? आवारा पशुओं के संबंध में तो लाल झंडे की भी निरंतर लड़ाई रही है। मतलब आप हरियाणा में अलग अलग जगह अलग अलग तरह के आवारा पशु मिलेंगे। यहाँ एक नया नाम इन लोगों ने निकाल दिया, बेसहारा पशु। आवारा भी बोलते हैं हरियाणा में। बीजेपी का राज आने के बाद ही खास तौर पर नाम प्रचलन में आया है। उनकी वजह से फसलों में भयंकर तबाही है। मतलब पूरी रात अब गेहूं की फसल जो है वो पकने की तरफ जा रही है। अब पूरी रात जो है किसान खेतों में रहेगा। तो रात को अगर कोई एक आवाज लगा दे, ऐसे लाइटें गिरती है जैसे बॉर्डर पर गिर रही हो, क्योंकि हर खेत में किसान बैठा है, पूरी रात सो नहीं पाते। अब नाम तो ये लोग गाय का ले रहे हैं, गाय का नाम लेके बीजेपी के लोगों के बीच में झगड़े पैदा करवा रहे हैं। लेकिन गाय के ही वंशज जो सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, उनका प्रबंध करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ झूठा इस्तेमाल गाय का नाम पर कर रहे हैं। और गाय पालक तो इस देश का किसान ही है, चाहे हरियाणा हो चाहे पूरे देश की बात हो, किसान ही गाय पालते थे। अब दिक्कत ये आ गई कि गाय के दूध से उतनी आमदन नहीं बची। अच्छी नस्ल की गाय वो भी पाल रहे हैं, तो उसकी गाय का नस्ल सुधार का कार्यक्रम को चलाया जाता है, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। लेकिन ये गौशालाएं खोल के, आपका ये नंदीशाला खोल के जमीनों के ऊपर जरूर पंचायतों की जमीनें पर इनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। ये मसला भी हमारे साथ निरंतर जो है हमारे आंदोलन का हिस्सा भी रहा है। लोग हमारे साथ इस मसले को लेकर आंदोलन में भी आए हैं। निरंतर हमारी लड़ाई इसको लेकर रही है। ये इशू जरूर चुनाव के अंदर वो रहेगा। मेरा एक सवाल है अंत में, आप थोड़ा सा बताएं कि आपके जो हिसार लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाल झंडा आपकी लड़ाइयों में, आपके संघर्षों में निरंतर साथ रहा है।
और जो संघर्षों में आपके साथ रहा है, आपका फर्ज बनता है कि हम संसद के अंदर भी जो लोग आपकी सड़कों पे आपके हक हकूकों की रखवाली करते हैं, संसद में भी वही रखवाली कर पाए, आपकी हक की बात उठा पाए, इसलिए लाल झंडे को चुने, राष्ट्रीय थोड़े सितारे का बटन वो दबाएं, तो ही हमारी लड़ाई जो है उसको आखिरी मुकाम तक हम पहुंचा पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है साथी। और कुछ कहना है आपको? कुछ बचा तो नहीं? शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, थैंक यू, थैंक्स। साथियों, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे सुखबीर सिंह जी थे, जो CPIM पार्टी है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, उसके उम्मीदवार है हिसार लोकसभा क्षेत्र से। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे एक एक मुद्दों को अब हम अपने सामने रखा और हमें उम्मीद है कि इस पूरी जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हमारी देश की जनता समझेगी और समझ करके जो हिसार लोकसभा के जो मतदाता हैं उनसे विनम्र अपील है कि ये जो उन्होंने कहा है, इस वीडियो को जो लोग सुने वो जिम्मेदारी से इस वीडियो को पूरी जनता तक, हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी विधानसभा आते हैं सभी में भेजने का कष्ट करें, ताकि इनके सुखबीर सिंह जी के जो सवाल हैं उसको हमारी जनता समझ सके और उस बात को समझ के वो आने वाले समय में वोट कर सके। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद। आपको हमने सुखबीर सिंह जी से मिलाया। अब हम एक नई लोकसभा क्षेत्र में नई उम्मीदवार के साथ में सारे विषय आपको लेकर आएंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।